वीडियो में हम लोग 2016-17 में जो एससीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बायोडायवर्सिटी जैव विविधता से संबंध में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन जैव विविधता की स्तर से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, परंतु अभी जो आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें आपको 5 नहीं बल्कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ चुके हैं कि जैव विविधता के कितने लेवल होते हैं। तो जैव विविधता के आपके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, तो उन 3 लेवल में से आपका आंसर होगा दोस्तों, तो ये क्या होगा, एक जाति के भीतर अनुवांशिक परिवर्तनशीलता अर्थात हमारा जेनेटिक बायोडायवर्सिटी हो गया। ये एक समुदाय के भीतर प्रजातियों की विविधता अर्थात ये हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया, अर्थात जैव विविधता के अंदर ये दोनों क्या आते हैं, दोनों लेवल शामिल हैं। ठीक है, अब हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की विविधता बोलें तो इसे हम लोग कम्युनिटी या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अर्थात ABC ये तीनों क्या है, जैव विविधता की स्तर हैं। ठीक है, परंतु चौथा जो है हमारा पादप प्रजातियों की वितान परिवर्तनशीलता, ठीक है, ये जैव विविधता की स्तर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा तो वह आपका डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंग वाले गेंडे कहाँ संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास गिरिवन, काजीरंगा, रणथंभौर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम राज्य में आता है। गिरिवन की बात करें तो आपका गुजरात क्षेत्र में आता है। रणथंभौर की बात करें तो आपका राजस्थान, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में आता है, जो कि भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। इसका पहला जो नाम था हमारा हेवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये पहले जाना जाता था, परंतु से हम लोग अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और यही क्वेश्चन आपकी इस साल का CGPSC एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेगा डाइवर्सिटी सेट देश नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर आपका टोटल 12 देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो आपका भारत, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राजील, पेरू, जायरे। ठीक है, तो ये हमारा 12 देश आते हैं इसके अंदर। तो मैंने जो 12 देश जो बताया उसके अंतर्गत ये शामिल है, और मलेशिया भी शामिल है, ब्राजील भी शामिल है, परंतु फिलीपींस जो है ये शामिल नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में 2 ग्लोबल जैविक विविधता के तप्त स्थल हैं, अर्थात हॉट स्पॉट कौन सा है। ठीक है, हॉट स्पॉट की बात करें, ऐसा स्थल जहां पर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी समृद्ध हो, है ना, उसे हम लोग हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो भारत में आपका कौन कौन सा है, तो आपका वेस्टर्न घाट है जिसे हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, पूर्वी हिमालय है, ठीक है, सुंडालैंड है, और आपका इंडो बर्मा रीजन भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, परंतु आपका नीलगिरी जो पर्वत है ये नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्म प्लास्क को परिरक्षित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा इसे हम लोग सुरक्षित या फिर परिरक्षण किया जा सकता है। आखिर में क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो यह ऐसे पौधों को सुरक्षित किया जाता है यहाँ पर जिसके बीज नहीं बनते हैं, जैसे कि आपका केला हो गया, गन्ना हो गया। तो इन सब जितने भी प्लाज्म होते हैं, जर्म प्लाज्म होते हैं, इनको इसके अंतर्गत परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, और कितने डिग्री में किया जाता है, तो आपका लगभग -196 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत इसे प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको रियोप्लास्टेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रियोप्लास्टेन जो है ये एक प्रकार का जोहान्सनबर्ग में एक प्रकार का समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था विश्व स्तर पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सेकेंड अर्थात बी होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और फैक्ट जानिए, यहाँ पर रियोप्लास्टेन हमारा रीडिंग किया था वो हमारा जोहान्सनबर्ग में किया था। कब किया था, तो हमारा 2012 में किया गया था। ठीक है, परंतु यहाँ पर एक फैक्ट और जानिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
Rio+20 क्या है? यह जो Rio+20 है, यह आपका रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, एक सम्मेलन था, ठीक है, जहां पर ये है ना, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसे जैव विविधता को खतरा नहीं है, किसको बायोडायवर्सिटी से यहाँ पर डेंजर नहीं देखने को मिलेगा? तो आपका वाष्प विखंडन, ठीक है। वाष्प विखंडन मतलब होता है कि जो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी जहाँ पर रहते हैं उनके जो आवास को, उनके हैबिटेट को वहां पर खंडन करना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, बायोडायवर्सिटी को खतरा होगा, ठीक है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की बात करें, जैसे कि मैं पढ़ाते वक्त बताया था कि जलकुंभी के बारे में, जिसका आक्रमण हुआ था, तो जो तालाब में जो बायोडायवर्सिटी जो पाई जाती थी उनका जो संकट में आ गया था, तो ये भी जैव विविधता को खतरा उत्पन्न करता है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो यह भी क्या करता है, बहुत प्रकार की समस्याएं लाती है वातावरण में, तो यह भी आपके जैव विविधता को खतरा उत्पन्न करता है। परंतु जो कंटूर जो कृषि होती है, जो समोच्च वित्ती जो होती है, ये खतरा उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए आंसर आपका होगा समोच्च वित्ती, ठीक है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन जैव विविधता के बारे में, ठीक है। तो जैव विविधता केवल अक्षांश के साथ परिवर्तन होता है, ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ बदलता है, और अक्षांश और ऊंचाई के साथ बदलता नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो बायोडायवर्सिटी जो होती है वह अलग अलग क्षेत्रों में क्या होती है, अलग अलग तरह की पाई जाती है, ठीक है। मानते हैं पोलर क्षेत्र है, तो पोलर में भी आपको विभिन्न प्रकार की पादप जातियां, जीव जंतु की जातियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपका आपके इक्वेटर लाइन के आसपास भी आपको कुछ अन्य प्रकार की पादप और अन्य प्रकार की जीव जंतु देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो अक्षांश रेखा है और देशांतर जो रेखा है, ये इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ क्या होता है, बदलता है। कौन? तो हमारा बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी जो होती है, यह ऊंचाई और अक्षांश दोनों के साथ क्या होता है, बदलता है। अर्थात हर जगह एक ही प्रकार के बायोडायवर्सिटी नहीं पाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका चेंजिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो यह है आपका 5 जून को यह मनाया जाता है, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन को मूव करें तो IBWL किसका संक्षिप्त नाम है, ठीक है। तो हमने विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ होगा भारतीय ये वन्य जीव परिषद बोलेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपका 1972 में किया गया था, और 1952 में जो हमारा एक संगठन था, एक हमारा कमीशन था, जिसका नाम क्या था, केंद्रीय वन्य जीवन परिषद, तो उसी का नाम को बदलकर 1972 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का स्थापना यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो यही थे इसके बारे में, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, तप्त स्थल या फिर हॉट स्पॉट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसे नॉर्मन मेयर्स के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। और मेयर्स ने ही क्या किया है, जो 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों के बारे में भी बताया है कि कौन कौन इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन, WWF वन्य जीव का चिन्ह क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इसका यदि प्रतिचिन्ह की बात करें तो इसका है पांडा, क्या है, पांडा, ठीक है। और यदि हम लोग इसी के साथ साथ एक और BNHC होता है, ठीक है, इसका हम पढ़े हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका भी एक लोगो है, इसका लोगो का नाम क्या है, हॉर्नबिल, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा बही स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? बही स्थानीय संरक्षण से तात्पर्य क्या है कि ऐसा स्थल जहां पर जो भी जीव जंतु होंगे, जो भी पादप होंगे, उनके उसी प्राकृतिक आवास में से विस्थापित करने के पश्चात उनको कृत्रिम विधियों से उनको और डेवलपमेंट करना, ठीक है, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, और उसके पश्चात उन्हें फिर से प्राकृतिक स्थल में छोड़ देना,
ठीक है, तो यह आपका बही स्थानीय संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखेंगे तो आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है, ये जाहिर सी बात है क्या है, ये हमारा इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। पवित्र वन भी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। बायोस्फीयर भंडार भी आपका इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। परंतु आपका बॉटनिकल जो गार्डन होता है यह इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर नहीं, बल्कि बही स्थानीय संरक्षण अर्थात एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुल भूदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास गामा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी, अल्फा डायवर्सिटी, स्थानीय डायवर्सिटी। ठीक है, इस बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों यही था गत वर्ष के एक्ससीएफ में पूछा गया क्वेश्चन की श्रृंखला। ठीक है, तो आई होप आपको इन सब क्वेश्चन को देखते हुए आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, यदि आपने मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सीरीज को देखा होगा तो। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और उसमें बायोडायवर्सिटी से जुड़े संबंधित कुछ संभावित क्वेश्चन को आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपका प्रिपरेशन जो स्तर होगा, लेवल होगा, उसमें आपको कुछ सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।